हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वाले पेपर से आपको क्या सीखना है, क्योंकि आज आपका अलाइड मीन्स का जीएस का पेपर था। थोड़ा बहुत इसको एनालाइज करेंगे, लगभग 3-4 मिनट, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत प्रीशियस है। कल आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर आपका हिंदी का पेपर। लेकिन इससे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल हो सकता है कुछ एक चेंजेस आपको एग्जाम में देखने को मिले। ऑल्दो द एग्ज़ाम वॉज वेरी वेरी ईजी कह सकते हैं आप इसको, मॉडरेट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया मॉडरेट लेवल का था। अटेम्प्ट करने में वो मॉडरेट लेवल का हो सकता है कि आपने उतनी आपने कोशिश नहीं की होगी, उतनी आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी कि आपको 225 वर्ड्स के, या फिर आपको थोड़े बहुत लेंथी जो क्वेश्चंस थे वो हो सकता है उस लेवल पर मॉडरेट हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें इसको सिंपली, तो देखने में तो सारे इजी क्वेश्चन थे, लिखने में थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकते हैं। डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तो इसमें कोई था नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता हो। थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि कल आपकी थोड़ी सी बात करते हैं, कल आपका इंग्लिश का पेपर भी है। कल चेंजेस क्या हो सकते हैं देखो, पहले यहाँ पर आते हैं। जो तो अलाइड मीन्स, जिन्होंने अलाइड मीन्स दिया है, तो वो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक, वो जो देना चाह रहे हैं, वो यहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे जा करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास इसमें 22 क्वेश्चन दिए थे इस बार। आपको देखने को क्या मिलता है कि कई बार आपके 28 क्वेश्चंस थे, कई बार 34 क्वेश्चंस हैं। तो अलाइड का जो पैटर्न है वो उन्होंने फॉलो किया है। फॉलो इन द सेंस कि हर बार जो ट्रेडिशन है चेंज करने का, वो तो फॉलो ही किया गया है। तो इसीलिए ये एक बार में तो ऐसे रहते नहीं है कि भैया हमारा पैटर्न यही रहेगा। तो 1 से 16 क्वेश्चन जो थे वो 150 वर्ड्स में आपको लिखने थे। उसके बाद आपको 225 वर्ड्स में लिखने थे। अब 150 वर्ड्स तक आप लिख सकते थे, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखी थी। लेकिन 225 वर्ड्स की आपने उतना ज़्यादा आपको पता नहीं था कि किस तरीके से 225 वर्ड्स में इसको करना है। लेकिन जो ने एचएस का मेंस दिया था, तो उनके लिए तो ईजी रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब वो आपके एनालिटिकल पावर पर डिपेंड करता है। सोचने की क्षमता आपकी कितनी अच्छी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर तो क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे इतना याद है कि हमने टेस्ट सीरीज में कवर किया है। कैसे करके जिसने टेस्ट दिए हैं उसे पता है, जिसने नहीं दिया है उसे नहीं पता है। हमने यहाँ पर बात की थी महात्मा गांधी की इकोनॉमिक व्यू, और इसके साथ में ही एक व्यक्ति और थे जिनके हमें इकोनॉमिक्स जो व्यूज हैं उनकी बात की थी। फुल एंड टेस्ट में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। थ्रो द लाइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। मुझे यहाँ इतना याद है कि जब हमने होम रूल लीग मूवमेंट क्वेश्चन किया था, तो वहां पर मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, सिर्फ और सिर्फ होम रूल लीग मूवमेंट से। टेम्पल, ये है आपका क्वेश्चन सिंपल सा। एनिशियंट हिंदू रिलीजियस लिटरेचर ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में आपको लिखना है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ब्रॉड वे में लिखना है। अब दिक्कत यह है कि आपके पास डाटा कम है, उसको ब्रॉड वे में कैसे लिखना है। यहीं पर वो बात आती है, कल हमने कहा था आपसे कि क्वेश्चन पेपर चेंज हो सकता है। इसलिए कल ही लास्ट वाली वीडियो में ही कि हो सकता है पैटर्न चेंज हो, आपको घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि घबराए, अगर आप घबरा गए तो दिमाग से जो पॉइंट्स आए हुए थे वो ही मिस हो जाते हैं। वैसा ही कईयों के साथ हुआ होगा इस पेपर में। लेकिन जिनका खराब हुआ है वो भी परेशान ना हो, तो वो भी अच्छा कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें। तो नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश में आप मार्जिन बनाइए और आप टॉपर बन जाइए, अच्छे नंबर आप उसमें हासिल कर लीजिए। डिस्क्राइब द एरिया ऑफ हैवी, मॉडरेट, एवरेज एंड स्कैंटी रेनफॉल इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन कि आपको बताना है कि कहां पर, अगर आप मानसून की बात करते हैं, मानसून पर आपको क्वेश्चन पता है, तो वहीं से तो आप रिलेट करेंगे ना, क्योंकि मानसून कैसे कैसे आता है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, कम होती है, कई जगह बहुत कम वर्षा होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। Attempt classification of Indian soil and describe the characteristics of and distribution of laterite soil in India। तो सॉइल्स इन इंडिया तो आप पढ़ करके गए होंगे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। यहां से क्वेश्चन आता है, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, लेटराइट सॉइल हो, रेड सॉइल हो। इंडियन ज्योग्राफी वेरी इजी क्वेश्चन, प्रीलिम के लिए भी पढ़ा हुआ है। गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ ब्यास। देखो यहां पर करना क्या था आपको, यहां पर वो मैप बनाना था, यहां पर भी आपको मैप बनाना था। यहां पर जरूरत नहीं थी, यहां पर भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर डायग्राम आपके होने चाहिए थे। अगर हो ठीक है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। जिन्हें बना लिया है अच्छी बात, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। अगर ब्यास ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिवर सिस्टम, वेरी इजी टॉपिक कि आपको ये ब्यास रिवर के बारे में बताना है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, किधर किधर होकर जा रही है, कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरी इससे मिल रही है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, जब आपने ये चीज पढ़ ली है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश, तो मेनली तो आप वही लिखेंगे उसमें। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट वो कॉजेज हो जाएंगे, नहीं। तो जितने कॉजेज आपके हिमाचल में होंगे, लगभग आपके बराबर ही फ्लड्स इन इंडिया में भी वही होंगे। आपको सिर्फ वो तालमेल बिठाना था, इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी होनी चाहिए थी। और जो
वही क्षमता हम कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, पेपर अगर चेंज भी हो रहा है, कल के पेपर में क्या होगा उसकी बात करेंगे। डिस्क्राइब द फ्लड अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। ये लगातार आपकी न्यूज में रहता है, न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया होगा, ये बस वो रिलेट करना था आपको चीजों को। एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेज एंड रेमेडियल ऑफ द एयर पोल्यूशन इन इंडिया। एयर पोल्यूशन, दिल्ली वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में हमने टेस्ट में दिया था, वो एयर पोल्यूशन के बारे में, और न्यूज़पेपर में भी काफी रहा ये एयर पोल्यूशन। अब जो एयर पोल्यूशन इन दिल्ली है, कुछ चेंजेस है वहां पर, कुछ जो है वो सिर्फ वहीं के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकी जगह के लिए नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन इन इंडिया एंड दिल्ली, वो सेम ही है। तो बस यहां पर भी कहानी सेम। एनालाइज द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये याद ना हो तो क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट 3 उठा करके देखो। क्वेश्चन नंबर भी मुझे लगभग याद है 23 के आसपास होगा ये, फुल लेंथ टेस्ट 3, ये वाला क्वेश्चन इंपैक्ट क्योंकि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो डेटा आपके पास था, अगर आपने रिवीजन किया होगा कि भैया इसकी एडवांटेज क्या है, क्या कह रहे हैं, हाउ कैन इंडिया कैपिटलाइज ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन टेस्ट सही है लगातार। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द आउटकम्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। अब दिक्कत यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको बाकी जगह पर आपने कहीं नहीं, सब जगह पर ही यही चीजें होती है ना। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ही टेस्ट से वहां से आया हो, अब व्यास भी बस सब जगह पढ़ते हैं, सॉइल सब जगह ही पढ़ते हैं, है ना। हमारे पास है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में इंडिया, हाउ सक्सेसफुल वर दीज प्लान्स इन एड्रेसिंग इश्यूज लाइक वर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रीजनल डाइवर्सिटी। अब 5 ईयर प्लान्स के बारे में जब भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो मेजर टॉपिक आपका 5 ईयर प्लान्स का रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंप्रूव द एजुकेशन इन इंडिया। लास्ट वाला जो टेस्ट था आई थिंक वहां पर हमने एजुकेशन की बात की थी, क्योंकि एजुकेशन में ठीक ठीक इंडेक्स में हिमाचल आ रहा था, और आपको क्या करना था यहाँ पर, थोड़ा बहुत इसको रिलेट करना था कहां पर, मीट द डिमांड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब ये सारी जो चीजें हैं स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। अब यहां पर वही तो करना है ना आपको, स्किल डेवलपमेंट ही तो यहां पर आपको थोपना है सब जगह पर, जो भी पॉइंट्स उसमें आते थे यहां पर मेंशन कर दीजिए, हिमाचल के लिए कोई डिफरेंट थोड़ी ना हो जाएगा। अब वही आप मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए लगाएंगे यूथ को लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है तो ये पॉइंट्स यहां पर मेंशन करने थे। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडियन फैमिलीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल फ्रॉम योर स्टेट। अब आपको हिमाचल से यहां पर एग्जांपल देने थे, एग्जांपल जस्टिफाई करना है आपको कि चेंजिंग डायनामिक्स है, कैसे करके आप बताइए कि भैया पैट्रियार्कल सोसाइटी कैसे बदल रही है, आप बताइए कि एजुकेशन में किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है, ड्रॉप आउट रेट्स जो आपने कहा था जो हमने पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जो ड्रॉप आउट दर है वो सबसे कम है, कुछ इस तरीके से न्यूज पे चला हुआ था, वो सारे इस पे एग्जांपल मेंशन कीजिए। किस तरीके से महिला आज आगे बढ़ रही है, मैन जो है मैन के साथ में आगे बढ़ रही है, तो वही एग्जांपल भी आपको देने हैं और इस क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जांपल्स। Next is civilization is external but culture is internal. Justify this the statement with suitable examples. Civilization जो है वो एक्सटर्नल है और कल्चर जो है वो इंटरनल है, वो आंतरिक है, वो कैसे है। अब यहां पर दिमाग लगाने की आवश्यकता थी कि किस तरीके से जो कल्चर है वो इंटरनल है। आप कल्चर है मानते हैं, क्या मानते हैं आप। अब सिविलाइजेशन जो है वो दिखाई देती है, सिंधु सभ्यता आज भी आप देखें तो वो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो कल्चर है वो कैसा था, वो उनका इंटरनल था, उनकी पद्धति कैसी थी, वो किस में विश्वास रखते थे, वो सारी जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, है ना। आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, दैट इज इंटरनल। लेकिन ये जो है सिविलाइजेशन जो होती है वो कैसी है, एक्सटर्नल है। आपको जस्टिफाई करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स, एक ही एग्जांपल नहीं देना था, और भी एग्जांपल आपको देने थे। हाउ कल्चर हेल्प्स इन यूनिफाइंग द पीपल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। फिर से कल्चर के बारे में ही, यहां पर भी कल्चर के बारे में ही था, तो कल्चर कैसे हेल्प करता है यूनिफाई करने के लिए। आप सोचिए अभी आप शिवरात्रि के लिए घर गए, तो कल्चर है, माहौल है भैया, अभी मंडी में शिवरात्रि लगी है, तो वो कल्चर ही है ना हमारा। तो उस कल्चर में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। चाहे वो कुल्लू का दशहरा हो बता दीजिए आप, चाहे यहाँ की देव नीति आप बता दीजिए, देवी देवताओं के बारे में बता दो, कुछ भी, जितने सारे एग्जाम्पल आपके पास बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास बनते हैं कल्चर से संबंधित, संस्कृति जो है
उससे संबंधित किस तरीके से वो लोगों को एकत्रित करने में सहायक रहती है। आप कुल्लू के मेले में सारे जा रहे हैं, कुल्लू वाले तो आपको देखने को मिलते हैं, लवी में देखने को मिलते हैं, अभी फाग का उत्सव चला हुआ है। जितने भी एग्जाम्पल है रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप इसको जस्टिफाई कर सकते थे। Next is examine the possibilities of emergence of two-party system in India in the light of emergence of NDA and India group at the national level. In the light of emergence of NDA and India groups, आपको थोड़ा बहुत लेटेस्ट भी बताना था। मान लीजिए आपने ये वाला नहीं पढ़ा है, आप कह रहे हैं आपने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसमें इस चीज का भी जिक्र आया है, उसमें इस चीज का भी जिक्र आता है, टू पार्टी सिस्टम का भी। तो वही है इमरजेंस ऑफ द टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पहले ये बताना था। पॉसिबिलिटीज ऑफ इमरजेंस ऑफ टू पार्टी सिस्टम, कितनी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत पुराने समय में ले जाएं। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए व जो एनडीए है, इंडी दो समूह के संदर्भ में भारत में द्विदलीय प्रणाली के प्रारंभ की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। अब जो क्षेत्रीय दल है, ये कह रहा है कि क्षेत्रीय दल अगर खत्म हो गए, उस पर आपको जोर देना था कि कितनी संभावनाएं हैं, इसे क्षेत्रीय दल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दो पार्टी सिस्टम लाया गया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी पहलुओं को आपको एक एक करके बताना था। अभी हम सिर्फ थोड़ा बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज इन द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम। अब पॉपुलिस्ट जो पॉलिसीज हैं, समसामयिक समय में लोक लुभावन जो नीतियां हैं, अगर आपको यहाँ पर पॉपुलिस्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, जैसे कि मान लीजिए हिमाचल में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फ्री पानी दे दिया, फ्री बसों की सेवाएं दे दी, 1500 महिलाओं को दे दिया, तो ये कैसी है, ये पॉपुलिस्ट स्कीम है लोगों को लुभाने के लिए, ताकि इलेक्शन में वो प्रभाव डाल सके, इलेक्शन में बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सके उस वर्ग का। इसलिए तो उस पर आपकी क्या विचार है। अब ये चला है, न्यूज में चला रहता है कि फ्रीवीज के बारे में, फ्रीवीज के बारे में आप लगातार न्यूज में पढ़ते हैं, इसलिए हमने कहा था कि भैया न्यूज़पेपर जो है वो रेगुलरली फॉलो कीजिए और उसका एनालिसिस जरूरी होता है, ऐसा ना कि सिर्फ पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, थ्रो द लाइट ऑन वेरियस टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल इन ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पर तो भैया कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एनालाइज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन, क्योंकि रिवर्स के बारे में आपने हिमाचल के में पढ़ाई है, क्लास नंबर 7-8 या कुछ समथिंग है, वहां पर भी हमने बताया था इसके बारे में, हर एक रिवर के बारे में हमने बताया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। While defining sustainable development, explain the measure to achieve it in Indian context। ये भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, सोच लेंगे इसके पर्सपेक्टिव के बारे में कि क्या हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इसके पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से इसको कनेक्ट किया जा सके। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs in Himachal Pradesh economic development, what challenges do SMEs face and what policies can support their growth। अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, पढ़ा ही होगा, MSME के बारे में ये पढ़ रखा होगा, है ना, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत, तो क्योंकि मेजर चैलेंज जो वही फेस कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक ये कवर भी हुआ है, तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है कि भैया आपको इसके बारे में कुछ आए ही ना। अब जो भी ये इंडस्ट्री इंडिया लेवल पे फेस कर रही होगी, वो भारत हिमाचल में भी वही चीज़ें फेस कर रही होगी, है ना, तो हिमाचल में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, यहाँ की हो सकता है वो टोपोग्राफी के बारे में हो, क्योंकि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर है, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाती है, तो ये लेबर का ना मिलना, स्किलफुल लेवल का ना मिलना, यहाँ इसमें तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया के लिए भी हिमाचल के। बस डिफरेंशिएट आप थोड़ा करना है आपको कि हिमाचल में कहाँ पर डिफर कर रहा है, बाकी सब जगह सेम ही है। With such a huge diversity in India, how culture helped the Indian national movement in getting freedom? कल्चर ने किस तरीके से हेल्प की द इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज़ादी दिलाने में। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो आप फार्मर्स मूवमेंट से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप पंजाब से शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप 1857 की क्रांति शुरुआत कर रहे हैं, कल्चर की तो बात वहां पर भी आई थी, संस्कृति की बात, चाहे आप उसके बाद बात कर रहे हैं 1905 की, जहां पर संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लोग घरों से निकले, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया, किसके बलबूते पर, इस कल्चर के बलबूते पर, ठीक है।
चाहे मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, तो with a huge diversity in India, how culture helped the Indian national movement in getting freedom? Explain. Next is analyze the impact of Ukraine Russia. ये तो भैया अब कहानी ही ऐसी चली हुई है कि ये तो क्वेश्चन बनता ही है. Impact of the Ukraine Russia war on the emergence of current chaotic world order. अभी तो एक दो दिन पहले तो उनके बीच में झगड़ा भी चला हुआ था, है ना, व्हाइट हाउस में. तो वो कहानी अलग है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसको देख करके ऐसा लगे कि ये नहीं किया जा सकता है, ये तो आता ही नहीं है. कुछ ना कुछ आपको लिखना था. हमने कल भी कहा था, हो सकता है आपने किए हो सकता है नहीं किए हो, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आपने किए हो. अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो कल हमने कहा था. अब बात करते हैं कल के पेपर की. कल इंग्लिश में क्या संभावना है? देखो, इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन तो चेंज होगा नहीं, वो तो एज इट इज ही आएगा. संभावना क्या रहती है कि जो एसे है वो 300 में ना पूछा जाए. अब कहेंगे कि लास्ट टाइम में डरा रहे हैं, है ना, हो सकता है, संभावना ये हो सकती है. इसीलिए थोड़ा बहुत लेंथी जो ऐसे है उसको भी दिमाग में, अपने दिमाग में प्रिपरेशन करके चलिए कि हो सकता है ऐसा कोई ऐसे पूछा जाए जो 300 वर्ड्स में ना हो. तो ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है एग्जाम में ही डिफिकल्टी फेस करने पड़े. जिसने अभी तक एग्जाम, मान लीजिए आपने 300 नंबर के लिए जो है, आपने सोचा कि इसको रट लेते हैं, 300 वर्ड्स में तो है, लेकिन वहां पर मान लीजिए अब 700 वर्ड्स में आ गया, तो आप क्या करेंगे फिर? तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर होकर के जाइए. हो संभावना ये बनती है कि वो थोड़ा बहुत लेंथी आ जाए, चेंज पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिले, क्योंकि ये तो इजी था. अब डिफिकल्टी कहां पर आ सकती है, ये नहीं कह रहे कि आएगी, आ सकती है इंग्लिश और हिंदी में. तो ये दोनों संभावनाएं बनती है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, करते रहिए. अपने ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर पाते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा. जैसे आपने यहाँ पर भी कर ही लिया होगा. आपने प्रैक्टिस बेशक नहीं की थी, ये तो संभावना बनती ही है एग्जाम में. हर एक एग्जाम में यही संभावना बनती है कि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो, है ना. जो HPPSC लगातार करता ही जाता है, हर एक साल कर रहा है, तो इसका पैटर्न भी अब HS की तरह ले गए हैं, इस बार की तरह ही. तो देखते हैं अब. बाकी ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए. कल एनालाइज करेंगे इंग्लिश का पेपर, फिर हिंदी का. आई होप कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा, और पॉजिटिव रहिए, नींद अच्छी लीजिए, ताकि कल के दिन आप पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.